हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम इंटरनल सिक्योरिटी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्टेम्प्ररी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इंटरनल सिक्योरिटी सिर्फ टेररिज्म या नक्सलिज्म तक लिमिटेड नहीं है। आज की सिक्योरिटी चैलेंजेस का नेचर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। आज थ्रेट्स सिर्फ बॉर्डर पर नहीं मिलते, बल्कि सोशल मीडिया, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क और क्रॉस बॉर्डर हैंडलर्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू ऑपरेट करते हैं। इसी चेंजिंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को समझने के लिए हम एक रिसेंट केस स्टडी डिस्कस करेंगे। अंबाला ईआईडी कार बॉम्ब ब्लास्ट केस। रिसेंटली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने पंचकुला की स्पेशल एनआईए कोर्ट में एक डिटेल्ड चार्जशीट फाइल की है। चार्जशीट टोटल 8 एक्यूज्ड के अगेंस्ट है। इनमें एक पाकिस्तान बेस्ड गैंगस्टर टर्न्ड टेररिस्ट शहजाद भट्टी और 7 इंडियन नेशनल शामिल हैं। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इन लोगों ने मिलकर हरियाणा के अंबाला डिस्ट्रिक्ट में बलदेव नगर पुलिस स्टेशन के प्रीमाइसेस के अंदर एक व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कार बॉम्ब प्लांट किया था। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये सिर्फ एक क्रिमिनल इंसिडेंट नहीं है, ये एक परफेक्ट केस स्टडी है मॉडर्न हाइब्रिड टेररिज्म की। यहाँ हम देखते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, डिजिटल रेडिकलाइजेशन और इंडिया के एंटी टेरर लीगल फ्रेमवर्क सब एक ही इंसिडेंट में कंबाइन हो जाते हैं। इसीलिए ये केस आपके लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, असिमेट्रिक वॉरफेयर। असिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब होता है जब दो कंट्रीज या टू अपोजिंग साइड्स मिलिट्री पावर में इक्वल ना हो, तब वीकर साइड ट्रेडिशनल वॉर लड़ने की जगह ऑल्टरनेटिव मेथड अडॉप्ट करती है। इंडिया के अगेंस्ट भी कई सालों से इसी स्ट्रेटजी का यूज़ किया गया है। डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर की जगह प्रॉक्सी वॉरफेयर यानी दूसरे लोगों को यूज़ करके अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करना। पहले ये प्रॉक्सी वॉर बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू होती थी। पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में घुसते थे। लेकिन जैसे जैसे बॉर्डर फेंसिंग इम्प्रूव हुई, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस स्ट्रॉन्ग हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम और एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड डेवलप हुए, वैसे वैसे क्रॉस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी स्ट्रेटजी कम्प्लीटली चेंज कर दी। अब उन्हें खुद बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वो इंडिया के अंदर ही लोकल क्रिमिनल नेटवर्क को यूज़ करते हैं और इसी मॉडल को हम कहते हैं टेरर गैंगस्टर नेक्सस। ये टर्म एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेरर गैंगस्टर नेक्सस का मतलब है जब क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और लोकल क्रिमिनल गैंग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं। क्रॉस बॉर्डर हैंडलर फंडिंग देता है, वेपन प्रोवाइड करता है, आईईडी टेक्नोलॉजी शेयर करता है और ऑपरेशनल प्लानिंग करता है। दूसरी तरफ लोकल क्रिमिनल नेटवर्क ग्राउंड लेवल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेफ हाउसेस अरेंज करता है, प्रिपरेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन मैनेज करता है और एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है। यानी टेररिस्ट को हर बार नए रिक्रूट्स ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रेडीमेड क्रिमिनल नेटवर्क ऑलरेडी अवेलेबल होता है। इसी वजह से डिटेक्शन भी डिफ़िकल्ट हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन भी। अंबाला केस कंप्लीट ऑपरेशनल मॉडल। अब देखते हैं ये पूरा मॉडल अंबाला इंसिडेंट में कैसे वर्क किया। सबसे ऊपर था पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर शहजाद भट्टी। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग उसने एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया चैनल्स का यूज़ करके इंडिया के अंदर लोकल यूथ से कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया। इनमें से आकाश नाम का एक लोकल रेसिडेंट को प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। उसके थ्रू 7 और लोकल ऑपरेटिव रिक्रूट किए गए। इन लोगों ने पुलिस स्टेशन की रैकी की, कमर्शियल गैस सिलेंडर्स अरेंज किए, एक्सप्लोजिव केमिकल कलेक्ट किए, व्हीकल बॉन्ड आईईडी प्रिपेयर किया और उस कार को पुलिस स्टेशन के अंदर पार्क कर दिया। सबसे डेंजरस बात, सिर्फ ब्लास्ट करना ऑब्जेक्टिव नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक्यूज्ड ने इस पूरी एक्टिविटी की वीडियोग्राफी भी की।
क्यों? क्योंकि आज के मॉडर्न टेररिज्म का ऑब्जेक्टिव सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं होता, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करना और सोशल मीडिया के थ्रू फियर स्प्रेड करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। यानी वायलेंस के साथ साथ प्रोपेगेंडा भी एक वेपन बन चुका है। अब सवाल उठता है, जब ऐसे क्रॉस बॉर्डर टेरर मॉड्यूल्स इंडिया के अंदर एक्टिवेट होते हैं तो उन्हें इन्वेस्टिगेट कौन करता है और उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन किस लॉ के अंडर लिया जाता है? एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन का आंसर दो पिलर में डिवाइड होता है। पहला पिलर है इंस्टीट्यूशनल पिलर और दूसरा है स्टैट्यूटरी पिलर। यानी एक तरफ एजेंसी और दूसरी तरफ लॉ, दोनों को समझना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल पिलर की। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की इस्टेब्लिशमेंट हुआ था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के थ्रू, और इसका बैकग्राउंड डायरेक्टली लिंक्ड है 26/11 मुंबई टेरर अटैक से। मुंबई अटैक के बाद गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि इंडिया को एक स्पेशलाइज्ड सेंट्रल काउंटर टेरर एजेंसी की ज़रूरत है जो स्टेट बाउंड्रीज से ऊपर उठकर नेशनल सिक्योरिटी केसेस इन्वेस्टिगेट कर सके। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ एनआईए इस्टेब्लिश की गई। आज एनआईए इंडिया की प्रीमियर काउंटर टेरर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है पैन इंडिया ज्यूरिसडिक्शन। नॉर्मली पुलिस और पब्लिक ऑर्डर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में है, मतलब एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, लेकिन एनआईए एक्सेप्शन है। अगर केस नेशनल सिक्योरिटी, टेररिज्म, एक्सप्लोजिव अटैक्स, साइबर टेररिज्म या सॉवरेंटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड हो तो एनआईए पूरे इंडिया में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती है। इसी वजह से अंबाला जैसे केसेस डायरेक्टली एनआईए इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, एनआईए हर क्रिमिनल केस इन्वेस्टिगेट नहीं करती। उसका ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस तक लिमिटेड है, यानी सिर्फ उन ऑफेंसेस को जो एनआईए एक्ट की शेड्यूल में लिस्टेड है, जैसे यूएपीए, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, एंटी हाईजैकिंग एक्ट, काउंटरफिट करेंसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साइबर टेररिज्म। यानी सिर्फ ऑर्डिनरी मर्डर, थेफ्ट या रॉबरी एनआईए के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते। अब एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 समझते हैं। इस अमेंडमेंट ने एजेंसी की पावर को और स्ट्रेंथन किया। सबसे पहला चेंज, एनआईए को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन दिया गया। मतलब अगर कोई शेड्यूल ऑफेंस इंडिया के बाहर भी कमिट होता है और उसका इम्पैक्ट इंडियन सिटीजन्स या इंडिया की नेशनल इंटरेस्ट पर पड़ता है तो एनआईए उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है, इंस्पेक्टर्स को भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने की अथॉरिटी दी गई, जिससे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी। और तीसरा है एजेंसी की कैपेबिलिटी क्रॉस बॉर्डर टेरर इन्वेस्टिगेशन में और स्ट्रेंथन हुई। अब बात करते हैं इंडिया के सबसे इम्पॉर्टेंट एंटी टेरर लॉ की, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट या फिर यूएपीए। ये एक्ट ओरिजिनली 1967 में पास हुआ था। इनिशियली इसका फोकस सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना था, लेकिन 2004, 2008, 2012 और 2019 के अमेंडमेंट के बाद ये इंडिया का प्राइमरी एंटी टेरर लॉ बन चुका है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है सेक्शन 15। ये डिफाइन करता है कि टेररिस्ट एक्ट किसे कहा जाएगा। अगर कोई एक्ट इंडिया की सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है या लोगों में टेरर क्रिएट करता है तो वो टेररिस्ट एक्ट माना जा सकता है। यानी मॉडर्न टेररिज्म सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट तक लिमिटेड नहीं है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक, इकोनॉमिक डिसरप्शन और साइबर टेररिज्म भी इस डेफिनेशन के अंदर आ सकते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है सेक्शन 35 और 36। इनके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है। ये पावर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट नोटिफाई किया जाता है उसके फाइनेंशियल एसेट फ्रीज किए जा सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल रेस्ट्रिक्ट हो सकता है और उसके नेटवर्क को सिस्टमेटिकली डिसमेंटल किया जा सकता है।
अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल और एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, सेक्शन 43D। इस सेक्शन को दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला है इन्वेस्टिगेशन के लिए एजेंसीज को नॉर्मल क्रिमिनल केसेस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है। ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ में चार्जशीट जनरली 60 या 90 दिन के अंदर फाइल करनी होती है, लेकिन यूएपीए के अंडर ये पीरियड 180 दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। रीज़न सिंपल है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन्वेस्टिगेट करना ऑर्डिनरी मर्डर केस इन्वेस्टिगेट करने जैसा नहीं होता। इसमें इंटरनेशनल फंडिंग ट्रायल्स, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, डिजिटल एविडेंस और मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को एडिशनल टाइम दिया गया है। सेक्शन 43 का दूसरा एस्पेक्ट है बेल। नॉर्मल क्रिमिनल लॉ में एक फेमस प्रिंसिपल होता है, बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन। लेकिन यूएपीए में सिचुएशन डिफरेंट है। अगर कोर्ट को प्राइमा फेसाई लगता है कि एलिगेशंस जेन्युइन है, तो बेल देना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी वजह से यूएपीए को इंडिया के टफेस्ट क्रिमिनल लॉज में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस की। सबसे पहला इम्पैक्ट होता है नेशनल सिक्योरिटी पर। अम्बाला केस का टारगेट कोई रैंडम पब्लिक प्लेस नहीं था, टारगेट था एक पुलिस स्टेशन। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। जब टेररिस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को टारगेट करते हैं, तो उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं होता, उनका असली ऑब्जेक्टिव होता है स्टेट की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करना। वो पब्लिक को ये मैसेज देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपनी ही सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। इस तरह के अटैक्स फियर क्रिएट करते हैं, पब्लिक कॉन्फिडेंस को वीकन करते हैं और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट बन जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मेजरली जम्मू एंड कश्मीर या पंजाब तक लिमिटेड था, लेकिन अम्बाला जैसे इंसिडेंट ये इंडिकेट करते हैं कि टेररिस्ट नेटवर्क अब इंडिया के इंटीरियर रीजन को भी टारगेट कर रहे हैं। यानी थ्रेट ज्योग्राफी कम्प्लीटली चेंज हो रही है। अब सिर्फ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ही वल्नरेबल नहीं है, कंट्री के अंदर के रिलेटिवली पीसफुल स्टेट्स भी पोटेंशियल टारगेट्स बन सकते हैं। ये इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक सीरियस वार्निंग सिग्नल है। अब एक और डेंजरस ट्रेंड, मॉडर्न टेररिज्म सिर्फ बॉम्ब और बुलेट्स का गेम नहीं रहा, आज इन्फॉर्मेशन भी एक वेपन बन चुकी है। अम्बाला केस में एक्यूज्ड ने ब्लास्ट की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की वीडियोग्राफी की। क्वेश्चन ये है, वीडियो रिकॉर्ड क्यों किया गया? आंसर सिंपल है, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा। आज टेरर ऑर्गेनाइजेशन वायलेंस को एम्पलीफाई करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करती हैं। एक इंसिडेंट हज़ारों लोग फिजिकली नहीं देखते, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू लाखों लोग उसे इमोशनली एक्सपीरियंस करते हैं। इसी को साइकोलॉजिकल एम्पलीफिकेशन कहते हैं। अब इस इंसिडेंट का आईआर से कनेक्शन समझते हैं। क्रॉस बॉर्डर हैंडलर्स डायरेक्टली अटैक एग्जीक्यूट नहीं करते, वो लोकल क्रिमिनल्स, ड्रग ट्रैफिकर्स या इम्प्रिजनेबल यूथ का यूज़ करते हैं। इस स्ट्रेटजी का एक मेजर एडवांटेज होता है प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, यानी फॉरेन स्टेट कह सकती है कि इंसिडेंट कम्प्लीटली लोकल क्रिमिनल एक्टिविटी थी, उनका कोई रोल नहीं था। इसी वजह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म प्रूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन जब एनआईए डिजिटल एविडेंस, फाइनेंशियल ट्रायल्स और फॉरेंसिक एनालिसिस के थ्रू फॉरेन हैंडलर्स तक चेन इस्टेब्लिश करती है, तब इंडिया को इंटरनेशनल फोरम्स पर स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एविडेंस मिलते हैं। चाहे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या यूनाइटेड नेशंस हो, एविडेंस बेस्ड डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब देखते हैं इंडिया के सामने सबसे बड़े ऑपरेशनल चैलेंज क्या है। सबसे पहला चैलेंज है एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स। आज टेररिस्ट नॉर्मल फ़ोन कॉल का यूज़ नहीं करते, वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड ऐप्स यूज़ करते हैं, जैसे सिग्नल, थ्रीमा और सिमिलर प्लेटफॉर्म्स। इन एप्लीकेशंस में मैसेज इनक्रिप्ट होते हैं, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल सर्विलियंस मेथड काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं। इसलिए डिजिटल इंटेलिजेंस और साइबर फॉरेंसिक इंटरनल सिक्योरिटी का कोर कंपोनेंट बन चुके हैं।
अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट डायमेंशन पर। क्या स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर लॉज कभी मिसयूज़ भी हो सकते हैं? ये डिबेट डेमोक्रेसी में नेचुरली एग्जिस्ट करती है। जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा, यूएपीए के अंडर बेल प्रोविज़न काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। चार्जशीट फाइल करने के लिए लॉन्गर इन्वेस्टिगेशन पीरियड दिया गया है। ये प्रोविज़न्स नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हैं, लेकिन अगर किसी इनोसेंट पर्सन को लॉन्ग पीरियड के तक जेल में रहना पड़े और बाद में एक्विटल हो, तो इंडिविजुअल लिबर्टी पर भी सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में सिक्योरिटी और लिबर्टी दोनों के बीच बैलेंस मेंटेन करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एक और चैलेंज है कन्विक्शन रेट। कई बार इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज चार्जशीट फाइल कर देती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रिजर्व करना, डिजिटल ट्रेल प्रूव करना, विटनेस प्रोटेक्शन और प्रोसिक्यूशन अप्रूवल में डिले के कारण केसेस सालों तक पेंडिंग रहते हैं। क्रॉस बॉर्डर एक्यूज्ड को एक्स्ट्राडाइट करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अगर हॉस्टाइल कंट्री कोऑपरेशन ही ना करे, तो मास्टरमाइंड को पनिशमेंट देना और भी चैलेंजिंग बन जाता है। अब सवाल है, सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले इंडिया को टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और डार्क वेब मॉनिटरिंग फ्यूचर काउंटर टेरर स्ट्रेटजी के इम्पोर्टेंट पिलर्स होंगे। दूसरा, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करना होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए, स्टेट पुलिस, एटीएस और साइबर सेल्स, इन सब के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए। जितनी फास्ट इंटेलिजेंस सर्कुलेट होगी, उतनी ही जल्दी स्लीपर मॉड्यूल्स आइडेंटिफाई होंगे। तीसरा, स्टेट पुलिस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना होगा, क्योंकि ग्राउंड पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर लोकल पुलिस ही होती है। काउंटर आईईडी हैंडलिंग, डिजिटल एविडेंस कलेक्शन और साइबर इन्वेस्टिगेशन, इन सब में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। चौथा, कमर्शियल डुअल यूज़ केमिकल्स की मॉनिटरिंग स्ट्रेंथन करनी होगी। कई मॉडर्न आईईडीज़ रेडली अवेलेबल कमर्शियल केमिकल से बनाए जा रहे हैं। अगर सस्पिशियस बल्क परचेजेस रियल टाइम मॉनिटर की जाएं, तो अटैक्स को प्लानिंग स्टेज पर ही डिटेक्ट किया जा सकता है। और फाइनली, जुडिशियल रिफॉर्म्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। स्पेशल एनआईए कोर्ट्स की नंबर इंक्रीज होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक ट्रायल होने चाहिए, ताकि नेशनल सिक्योरिटी भी प्रोटेक्ट हो और अननेसेसरी प्रोलॉन्ग्ड डिटेंशन भी अवॉइड हो सके। कंक्लूजन की बात करें तो अम्बाला आईईडी ब्लास्ट केस हमें एक क्लियर मैसेज देता है। आज का टेररिज्म ट्रेडिशनल टेररिज्म नहीं रहा, ये एक हाइब्रिड इकोसिस्टम बन चुका है, जहां क्रॉस बॉर्डर हैंडलर्स, लोकल क्रिमिनल नेटवर्क्स, एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्रोपेगेंडा सब मिलकर ऑपरेट करते हैं। इंडिया के पास एनआईए जैसे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, यूएपीए जैसे स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क हैं, लेकिन फ्यूचर की सक्सेस सिर्फ स्ट्रॉन्ग लॉज से नहीं आएगी, वो आएगी टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन, पुलिस मॉडर्नाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के कॉम्बिनेशन से। एक एस्पिरेंट के रूप में आपको हमेशा याद रखना है, नेशनल सिक्योरिटी और फंडामेंटल राइट्स, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं हैं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होती है जब वो सिक्योरिटी को भी प्रोटेक्ट करे और रूल ऑफ लॉ को भी अपहोल्ड करे। थैंक यू।